नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ के दौरे पर हैं। आज लखनऊ पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ये बैठक करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सीएम योगी से भी मुलाकात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान। 24 मार्च को लखनऊ आएंगे गृहमंत्री अमित शाह और उनके आने से पहले आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ का दौरा करेंगे, जायजा लेंगे तैयारियों का। चूंकि 24 मार्च को विधायक दल के नेता चुना जाना है और उसके बाद 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह उस दौरान मौजूद रहेंगे। और चूंकि 24 मार्च को गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे तो ऐसे में पहले से ही तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज लखनऊ के दौरे पर हैं। लखनऊ में जाकर के वो सारी तैयारियां देखेंगे, जायजा करेंगे कि तैयारियों में कोई कमी तो नहीं है। साथ ही बैठक भी करने वाले हैं, दिशा निर्देश भी कार्यकर्ताओं को देने वाले हैं। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखंड, जानना चाहेंगे चूंकि 24 मार्च को लखनऊ पहुंचने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह, फिर 25 मार्च को सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह भी है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं चूंकि धर्मेंद्र प्रधान आज पहले ही जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं लखनऊ? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ केंद्रीय मंत्री ही नहीं है, उत्तर प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी भी बनाए गए थे। तो ऐसे में जब भी कोई बड़ा पदाधिकारी जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री को अगर आना है और चुनाव के सिलसिले से आना है या उससे जुड़ी हुई किसी पहलू पर चर्चा करने के लिए या बैठक करने के लिए अगर आना है, तो ऐसी स्थितियों में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी होती है कि वो पहले से पहुंच के तैयारियों को बेहतर तरीके से जामा पहना दे और खुद एक बैठक करके सुनिश्चित कर ले कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं या नहीं। तो इसी के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो आज आ रहे हैं, लखनऊ पहुंचेंगे और आज दोपहर बाद इनके पहुंचने की बात कही जा रही है। हालांकि समय में कुछ परिवर्तन की बात भी अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद कुछ समय में परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन आज उनको पहुंचना है और पहुंचने के बाद वो बीजेपी पार्टी ऑफिस में एक बैठक भी करेंगे पार्टी पदाधिकारियों के साथ। प्रदेश पदाधिकारी जो है उनके साथ बैठक करेंगे और उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात भी होनी है। इन सारी चीजों को इससे जोड़ के देखा जा रहा है क्योंकि 24 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। चुनाव पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं अमित शाह और रघुवर दास। तो दोनों ही लोगों की मौजूदगी यहाँ पे होगी। पर्यवेक्षक वो बनाए गए हैं रघुवर दास, तो इन दोनों लोगों की मौजूदगी रहेगी। तो ऐसे में जो एमएलसी पदाधिकारी होंगे, किनको एमएलसी का टिकट दिया जाना है, क्या कुछ तैयारियां होनी है, क्या कुछ मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसे होना है, आने वाले समय में जो राज्यसभा की सीटें हैं उसको लेके भी चर्चा हो सकती है। तो बहुत सारा जो पर्सपेक्टिव है उन सारे पर्सपेक्टिव्स को देखने की कोशिश की जाएगी। और चूंकि रणनीतिकार के साथ साथ उन्हें चाणक्य का दर्जा भी दिया जाता है अमित शाह को, तो ऐसे में उनकी मौजूदगी से उनके आने से पहले किसी तरीके की कोई खामी न रह जाए, सारे जो पेपर्स तैयार होने हैं वो पेपर्स तैयार हो जाएं, जो रिपोर्ट्स मंगानी है वो रिपोर्ट्स सारी तैयार हो जाएं, बैठक में सारे पहलू पे चर्चा हो सके, इसके लिए सारे कागजात तैयार रहें, सारे जो इनपुट्स हैं वो सारे इनपुट्स पहले से मंगा लिए जाएं। तो इसके मद्देनजर ही आज चुनाव प्रभारी के तौर पे जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी के तौर पे केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो आज पहुंच रहे हैं। जी अखंड, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज लखनऊ पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, चूंकि 24 मार्च की तैयारियों का जायजा लेंगे। लखनऊ पहुंचने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह 24 मार्च को और उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ के आज दौरे पर रहने वाले हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि योगी 2.0 के मंत्रिमंडल का फाइनल प्रारूप तय कर लिया गया है। दिल्ली में फाइनल किया गया है ये प्रारूप। औपचारिक घोषणा सिर्फ बाकी रह गई है जो कि शपथ ग्रहण समारोह के समय ही सामने आएगी। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि 3 उप मुख्यमंत्री बनाने में सहमति बनी है और जातीय समीकरण साधने की कवायद की गई है मंत्रिमंडल बनाने में। तो वहीं 2024 को लक्ष्य बनाकर मंत्रिमंडल का गठन होगा। कुल 62 मंत्री शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें 28 कैबिनेट मंत्री, 11 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 23 राज्य मंत्री शपथ लेंगे।
मुख्यमंत्री पद की शपथ के दौरान, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे, उसके बाद 62 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें आपको बताया कि 28 कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। तो वहीं 62 मंत्री शपथ ग्रहण में शपथ लेंगे। योगी 2.0 मंत्रिमंडल फाइनल हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा उत्तराखंड की कमान दे दी गई है। धामी देहरादून में विधायक दल के नेता चुने गए हैं। खटीमा से चुनाव हार जाने के बावजूद बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है। 23 मार्च को धामी शपथ लेंगे। पर्वत के पहरेदार एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी बनाए गए हैं। उत्तराखंड में फिर से धामी सरकार, लगातार दूसरी बार धामी संभालेंगे कमान। हार के बावजूद चुने गए विधायक दल के नेता। चंद दिनों से चले आ रहे सस्पेंस पर उस वक्त विराम लग गया जब पुष्कर सिंह धामी का नाम उत्तराखंड के नए सीएम के लिए चुना गया। देहरादून में चली बैठक में धामी को विधायक दल का नेता चुना गया। इंडिया वॉइस लगातार ये बता रहा था कि पुष्कर सिंह धामी ही दूसरी बार उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। ऐसे में इंडिया वॉइस की खबर पर मोहर लग गई। हालांकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे। ऐसे में कुछ राजनीतिक पंडित ये उम्मीद जताने लगे थे कि बीजेपी हारे हुए कैंडिडेट पर भरोसा नहीं जताएगी, लेकिन पार्टी को इस युवा चेहरे पर पूरा यकीन था। इसीलिए पहाड़ के नए सेनापति के तौर पर बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को ही चुना। अनिल बलूनी भी सीएम की रेस में बने हुए थे, लेकिन धामी आगे रहे और बलूनी पीछे छूट गए। कुछ राजनीतिक जानकार पहले से ही कह रहे थे कि बीजेपी ने उत्तराखंड में धामी की अगुवाई में ही प्रचंड बहुमत हासिल किया है, इसीलिए उन्हीं के नाम पर मोहर लगनी चाहिए। वाकई जिसके नाम पर कोई भी पार्टी प्रचंड बहुमत हासिल करती है तो उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपसे थोड़ी ही देर में शहीद स्मारक पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब से थोड़ी ही देर में शहीद स्मारक पहुंचेंगे और वहां पर राज्य आंदोलनकारी शहीदों को नमन करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी शहीदों को नमन करने के लिए अब से थोड़ी ही देर में शहीद स्मारक पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। वहां पर आंदोलनकारी शहीदों को याद करेंगे, नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पुष्कर सिंह धामी। एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं और 23 मार्च को मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। और उसके पहले ये बड़ी खबर, शहीद स्मारक पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी और वहां पर राज्य आंदोलनकारी शहीदों को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बताया जा रहा है आपसे थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं शहीद स्मारक पुष्कर सिंह धामी। सीएम पद की शपथ लेने से पहले शहीद स्मारक पे शहीदों को नमन करेंगे। उसके बाद मंदिर में भी पूजा पाठ किया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। शपथ लेने के पहले मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद सीएम पद के लिए शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत हैं, लेकिन 23 मार्च को परेड ग्राउंड में सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे पुष्कर सिंह धामी। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में शहीद स्मारक पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी और शहीदों को नमन करने वाले हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि यूक्रेन और रूस से
की जंग से जुड़ी हुई है। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 27वां दिन है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस के हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना रुक रुक करके बमबारी कर रही है। रिहायशी इलाकों में रूसी सेना का हमला जारी है। यूक्रेन पर नाटो अपना रुख खुलकर साफ करे, जेलेंस्की का ये कहना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये कहना है कि नाटो अब खुल करके सामने आए और स्पष्ट करे कि आखिर ये जो स्थितियां बन रही हैं इसको किस तरीके से रोका जाए, अपना रुख साफ करे नाटो। तो वहीं नाटो देश रूस से डरते हैं, जेलेंस्की का ये भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुतिन से बातचीत के लिए तैयार है यूक्रेन। जेलेंस्की ने यह भी बयान दिया है कि भले ही पहले की वार्ता बेनतीजा रही हो, लेकिन एक बार फिर से पुतिन से बातचीत करने के लिए जेलेंस्की तैयार है। और उन्होंने नाटो देशों से भी ये कहा है कि अपना रुख साफ करें। क्या नाटो देश रूस से डर रहे हैं, ये भी सवाल खड़ा किया है जेलेंस्की ने। तो आज 27 दिन हो चुके हैं जब लगातार रूसी हमलों को सह रहा है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस लगातार बमबारी कर रहा है और उसको कब्जे में करने की कोशिश में है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस के मौके पर रमना मैदान में प्रभात फेरी निकाली गई। तो वहीं बिहार दिवस को लेकर आरा के कलेक्ट्रेट भवन समेत जिले भर के सरकारी कार्यालय और भवन नीली रोशनी से सराबोर हो गए। विभिन्न थाने भी जगमगा रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आज आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में बिहार दिवस पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं तैयारी का जायजा डीडीसी हरि नारायण पासवान और एडीएम कुमार मंगलम ने लिया। इसके साथ ही अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान डीडीसी ने आवश्यक दिशा निर्देश और सुझाव भी दिए। बिहार दिवस पर 3 दिनों तक जिले के सभी विभागों के कार्यालय नीली रोशनी से जगमग होंगे। साथ ही सरकारी कार्यालयों में 1 दिन का अवकाश भी रहेगा। बैंक भी बंद रहेंगे। सभी अधिकारी और कर्मी बिहार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बिहार दिवस पर आयोजित संपूर्ण कार्यक्रम जल जीवन हरियाली की थीम पर आधारित होगी। तो इस अवसर पर मुख्य समारोह वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए स्टेडियम सज धज कर तैयार हो चुका है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री नहीं आएंगे। कृषि मंत्री व स्थानीय विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर विभिन्न विभागों के 47 स्टॉल भी लगाए जाएंगे। बिहार दिवस के अवसर पर सासाराम जंक्शन से प्रभात फेरी निकाली गई। एनसीसी समेत स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। बिहार दिवस के अवसर पर फजलगंज सासाराम स्टेडियम में निबंध लेखन, खेल आदि कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शाम 6 बजे की बात आपको कल की बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार, डीडीसी शेखर आनंद, ओएसडी प्रवीण चंद्रन, आर्म्स पदाधिकारी अनु पांडे, एसडीएम सासाराम मनोज कुमार, सीओ राकेश कुमार के साथ कई लोगों ने प्रभात फेरी की। इस दौरान एनसीसी के लोगों ने साइकिल रैली भी निकाली। अभी हम सासाराम रेलवे जंक्शन पर हैं, जहां से बिहार दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी निकाला जा रहा है। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में यहां पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है। बिहार दिवस के अवसर पर फजलगंज सासाराम स्टेडियम में कई एक तरह के कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे, वो दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रभात फेरी की तैयारी की गई है। इस तरह से वहाँ पर कई पदाधिकारी भी जुटे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार भी पहुँचने हैं। अभी फिलहाल सासाराम से ओएसडी प्रवीण चंद्रन, आर्म्स मजिस्ट्रेट अनु पांडे, सासाराम मनोज कुमार सहित जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। सासाराम स्टेशन से प्रभात फेरी के साथ ही फजलगंज स्टेडियम सासाराम पहुंचेंगे। एसएससी कैडेट जो भी शामिल हैं, साथ ही निबंध लेखन सहित कई तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सासाराम में फिर आज शाम को 6 बजे अपराह्न से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बिहार दिवस के अवसर पर किया गया है। सासाराम से इंडिया वॉइस में दयानंद तिवारी।
बिहार दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज नालंदा जिले में भी कई तरह के कार्यक्रम होंगे। सुबह के कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर डीडीसी नालंदा वैभव श्रीवास्तव ने रवाना किया। श्रम कल्याण से प्रभात फेरी शुरू होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहा होते हुए वापस श्रम कल्याण मैदान में आकर समाप्त हुई। इस प्रभात फेरी कार्यक्रम के दौरान एक स्कूली बच्चा बेहोश हो गया, जिसे आनन फानन में लोगों ने इलाज के लिए भेजा। इस दौरान सैकड़ों स्कूली बच्चे अपने हाथ में तख्ती लिए थे, जिनमें विभिन्न प्रकार के स्लोगन लिखे थे। इनमें शराबबंदी, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, महिलाओं का सम्मान, खुले में शौच न करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव का संदेश तख्ती पर लिखा हुआ नजर आया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब बिहार में सत्ता संभाली तो उन्होंने 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का ऐलान किया। इसका मुख्य मकसद राज्य की विशेषताओं की दुनिया भर में ब्रांडिंग और बिहारी होने पर गर्व करने को लेकर की गई। देखिए, बिहार दिवस जो आज पूरे देश में मनाया जाते हुए राज्य में मनाया जा रहा है, इसमें नालंदा जिला में बिहार दिवस को ऑब्जर्व करने के लिए सभी कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में विशेष व्यवस्था की गई है। आप लोग देख रहे हैं श्रम कल्याण मैदान में आज प्रभात फेरी जो शिक्षा विभाग के द्वारा सभी बच्चों के द्वारा इतने उत्साह से निकाली गई है। इसके अलावा श्रम कल्याण मैदान में ही आज यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई सभी विभागों के स्टॉल्स का महाराजगंज में देर शाम बीजेपी नेता और एडवोकेट गौरव जायसवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को देर रात शहर के चिरहुआ वार्ड के पास स्थित एक शराब की दुकान के सामने अंजाम दिया गया। मृतक गौरव नगर पालिका अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जायसवाल के भांजे थे। मर्डर के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने करीब 1 घंटे महाराजगंज फरेंदा मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आवागमन बहाल हुई। जानकारी के मुताबिक मृतक गौरव को फोन करके शराब की दुकान के सामने बुलाया गया था। घटना के बाद से इलाके में सनसनी है। तो महाराजगंज से ये खबर है, जहां पर खुलेआम हत्या की गई और उसके बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर क्या मामला है, क्योंकि जिस शख्स की हत्या की गई है उसका नाम गौरव बताया जा रहा है और उसे फ़ोन करके कुछ लोगों ने शराब की दुकान के सामने आने के लिए कहा था। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी वहां पर हत्या कर दी गई। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या वजह है, इसकी जाँच पुलिस कर रही है। रामपुर में बेखौफ गौ तस्कर के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि गौ तस्कर दिन दहाड़े पुलिस पर गोलियां बरसा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई कर पुलिस तस्करों को पकड़ रही है। ताजा मामला शाहबाद थाना इलाके का है, जहां गौ तस्करों को एसओजी और शाहबाद पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तो जिसमें गौ तस्करों ने पुलिस पर गोलियां बरसा दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। बता दें कि गौ हत्या करने वाले लोग सूचना देकर पकड़वा रहे हैं और गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गौ तस्करों ने पुलिस पर गोलियां बरसाई। जवाबी फायरिंग करके पुलिस ने गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जनपद रामपुर की एसओजी टीम और थाना शाहबाद की टीम को भोर में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग महिंद्रा गाड़ी से गोवंशीय पशुओं को उनका वध करने के लिए ले जा रहे हैं। इस सूचना पर उनके द्वारा प्लानिंग की गई और एसओजी टीम द्वारा जब गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो वो गाड़ी ना रुककर तेजी से आगे भाग गई, जिस पर एसओजी टीम द्वारा शाहबाद पुलिस को सूचना दी गई। तो शाहबाद पुलिस ने घेराबंदी कर उक्त गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। खुद को घिरा हुआ देखकर गाड़ी में बैठे अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दूसरे समुदाय के लड़के ने नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद आरोपी लगातार पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार करता रहा, जिसकी जानकारी पीड़िता के परिजनों को उस समय लगी जब पीड़िता की तबीयत खराब होने पर उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने पीड़िता को 6 माह की गर्भवती बताया, जिस पर पीड़िता ने आपबीती अपने परिजनों को बताई। पीड़ित परिवार थाने में शिकायत करने पहुंचा तो आरोप है कि उनकी किसी ने एक न सुनी, जिस पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जब थाने पर आकर हंगामा किया तो पुलिस ने आनन फानन में इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
ये कल थाना चरथावल क्षेत्र में एक प्रकरण में जिसमें किसी नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म को लेके कुछ संगठन के लोग वहाँ पहुँचे थे और उसका पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेके उसमें कल ही मुकदमा पंजीकृत भी हो गया है। और कुछ संगठनों का कहना था कि कुछ किसी पुलिस वाले ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, इसकी भी हम जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ संगठनों का कहना है, इसकी भी हम जांच कर रहे हैं। अगर मैटर पुराना है और उसमें अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी तो जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करें। तो मुजफ्फरनगर से ये खबर है जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया और ये बताया जा रहा है कि जो युवक लगातार इस नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था, लेकिन डर के कारण लड़की ने कुछ भी अपने परिजनों को नहीं बताया। लेकिन जब उसकी तबीयत खराब होने लगी और परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए, तब जाकर के सारी बातों का खुलासा हुआ। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए, मुजफ्फरनगर से हमारे रिपोर्टर हैं। आशुतोष, जानना चाहेंगे ये क्या है पूरा मामला? जो युवक ने दुष्कर्म किया, उस युवक की पहचान हो पाई? क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया? अभी क्या अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल साक्षी, आपको बता दूं ये चरथावल थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जो है वो डरा धमका कर एक युवक के द्वारा लगातार उसके साथ शोषण किया जा रहा था, उसका बलात्कार किया जा रहा था। और जब नाबालिग जो लड़की है उसकी जब तबीयत खराब हुई, जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, तब जाके इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और लड़की ने अपनी जो सारी सच्चाई थी वो अपने परिजनों को बताई। उसके बाद परिजनों द्वारा थाने पर आकर युवक के खिलाफ जब शिकायती पत्र दिया गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जो शुरुआत में है वो शिकायती पत्र लेने से मना कर दिया। तो उसके बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के दखलंदाजी के बाद इसमें मुकदमा दर्ज हो गया और अभी जो है जो युवक है उसकी जो तलाश है वो जारी है। जी आशुतोष, भले ही युवक की तलाशी हो रही हो, लेकिन क्या उसे चिन्हित कर लिया गया? लड़की ने बताया कि वो कौन युवक था? क्या आस पड़ोस का कोई युवक था या फिर आसपास के इलाके का रहने वाला था? कौन था वो युवक? जी, पीड़ित लड़की जो है उसके द्वारा बताया गया कि जब भी वह स्कूल जाती थी तो उस उक्त युवक के द्वारा लगातार उसके साथ छेड़खानी की जाती थी और उसे जो है वो उसके पिता की तबीयत खराब बताकर उसे खेत में ले जाकर इस तरह से जो है वो गलत काम किया गया था। जी आशुतोष, अभी पीड़िता का क्या हाल है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? चूंकि ये भी बताया जा रहा है कि गर्भवती भी हो गई है नाबालिग। जी बिल्कुल, जब डॉक्टरों के बाद पीड़िता को ले जाया गया तभी इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। हालांकि अभी पीड़िता की जो कंडीशन वो ठीक है और जो आरोपी युवक है उसकी तलाश के लिए टीम बना दी गई है। जी आशुतोष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि आशुतोष ने बताया कि पुलिस अब तलाश कर रही है उस युवक की और इसके लिए टीम भी गठित कर दी गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मगर देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।